दोस्तों, एक व्यक्ति अपना रिक्शा लेकर गाँव की गलियों में इधर-उधर कबाड़ा खरीद रहा था। कबाड़ा खरीदते-खरीदते वो एक बड़े से मकान के सामने पहुँचता है। जैसे ही वो उस मकान के सामने पहुँचता है तो आवाज़ लगाता है। उस मकान से एक 8 साल का बच्चा निकलता है और उस कबाड़े वाले से कहने लगता है, "क्या तुम मेरे दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो?" कबाड़े वाला जब उस बच्चे की बात को सुनता है तो उसकी बात को मज़ाक में लेता है। उसके बाद वो कहता है, "हाँ बेटा, अगर आप अपने दादाजी को बेचना चाहते हो तो मैं आपके दादाजी को खरीद लूँगा और अपने साथ ले जाऊँगा।" दोस्तों, जैसे ही उस बच्चे के पिताजी इस बात को सुनते हैं तो एकदम से बाहर आते हैं। वो कबाड़े वाले से कहने लगते हैं, "क्या तुम सच में मेरे पिताजी को अपने साथ ले जा सकते हो?" दोस्तों, कबाड़े वाला जब इस बात को सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कैसा बेटा है जो अपने पिता को ही बेचना चाहता है। दोस्तों, उसके बाद कबाड़े वाला कहता है, "हाँ भाई साहब, अगर आप अपने पिताजी को बेचना चाहते हो तो मैं आपके पिताजी को खरीद लूँगा और अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा।" दोस्तों, कौन था वो कबाड़े वाला और उस व्यक्ति को क्यों खरीदना चाहता था? कौन से बच्चे थे? क्या मजबूरी आ गई थी उनके सामने जो अपने पिता को बेचने पर मजबूर हो गए थे? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। दोस्तों, एक गाँव में एक मनोज नाम का व्यक्ति रहता था। मनोज के पास काफ़ी ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन जायदाद होती है। मनोज अच्छा खासा पैसा कमाया करता है और दूसरों की मदद में ज़्यादा भरोसा रखता था। दोस्तों, ऐसे ही धीरे-धीरे समय बीत रहा था। समय के साथ-साथ मनोज की एक दिन शादी हो जाती है और मनोज अपनी पत्नी को लेकर एक बड़े से मकान में रहने लगता है और अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, कुछ टाइम बाद मनोज के 4 बेटे होते हैं। अपने चारों बेटों को अच्छी तरह से पढ़ाता है, लिखाता है, उनकी अच्छी परवरिश करता है ताकि बुढ़ापे पर मनोज का उनके बेटे सहारा बन सकें। अब दोस्तों, इसी बीच उसके बच्चे जो होते हैं धीरे-धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद शादी के योग्य हो जाते हैं। मनोज जो होता है अपने चारों बेटों की एक-एक करके शादी कर देता है और उसी घर में सभी लोग रहने लगते हैं। अब उस घर में काफ़ी ज़्यादा सदस्य हो चुके थे। दोस्तों, इसी बीच मनोज की पत्नी जो होती है बीमार हो जाती है। दोस्तों, बीमार होने के कारण मनोज जो होता है अपनी पत्नी का काफ़ी ज़्यादा इलाज कराता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता है। उसकी पत्नी जो होती है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब मनोज जो होता है उस घर में बिल्कुल ही अकेला हो चुका था, अपने बेटों के ऊपर डिपेंड हो गया था। दोस्तों, अब धीरे-धीरे समय बीत रहा था, समय के साथ-साथ मनोज की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो एक दिन मनोज जो था बैठे-बैठे सोच रहा था। वो ये सोच रहा था क्यों ना अपनी ज़मीन जो है अपने बेटों के नाम कर दें, मुझे कुछ हो जाता है तो कहाँ ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे। यही सब सोचने के बाद अगला दिन आता है, अपने चारों बेटों को बुलाता है, अपने चारों बेटों से कहने लगता है, "बेटा चलो हमें तहसील चलना है, इस ज़मीन को मुझे तुम्हारे नाम करना है।" दोस्तों, उसके चारों बेटे जो होते हैं अपने बाबूजी की अच्छे से सेवा करते थे। उन्हें अच्छे से खिलाते-पिलाते थे, सभी बेटा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। दोस्तों, तो उसके बेटे कहने लगते हैं, "ठीक है पिताजी, आपकी जैसी इच्छा है, जो भी करना चाहते हो कर दीजिए।" दोस्तों, अगला दिन आता है, मनोज जो होता है अपने चारों बेटों को लेकर तहसील जाता है और ज़मीन जो है अपने बेटों के नाम कर देता है। अब दोस्तों, ज़मीन तो उनके बेटों के नाम जा चुकी थी, लेकिन अभी गाँव में कुछ जगह बची थी और गाँव में जो घर बना हुआ था, वो अभी मनोज के नाम हुआ करता है। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीत रहा था, समय के साथ-साथ उनके चारों बेटे मनोज की अच्छी से सेवा करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, अच्छे से खिलाते-पिलाते थे, छोटी-सी बड़ी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते थे। लेकिन दोस्तों, उन बच्चों के दिमाग में एक बात घूमने लगती है कि क्यों ना जो भी घर बचा है, गाँव में जो ज़मीन बची है, वो भी बाबूजी के से कहकर अपने नाम करा लीजिए। लेकिन उन बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने बाबूजी से इस बात को कह सकें कि बाबूजी ये ज़मीन जो बची है, घर बचा है, वो भी हम लोगों के नाम कर दें। क्योंकि मनोज जो होता है अलग ही टाइप का इंसान होता है, वो किसी बात का सहन नहीं करता है। मनोज उस घर का मालिक होता है। कोई भी सदस्य इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि मनोज से कुछ भी बात कह सके। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी बात अगर दिमाग में आ जाती है तो कभी ना कभी तो जुबान पर आ ही जाती है। दोस्तों, एक दिन ऐसा ही होता है, उसके चारों बेटे जो होते हैं आपस में बातें शेयर कर रहे थे कि अच्छा होगा बाबूजी, जो जगह बची है, जो घर बचा है, वो भी हम लोगों के नाम कर दे। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हम लोग कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे। तो मनोज जो होता है अपने चारों बेटों की बात सुनता है, सुनने के बाद वो भी सोचने लगता है कि मेरे बेटे सही कह रहे हैं। अब वो ज़मीन जो है, जो घर है, वो भी उनके नाम कर देना चाहिए। उसके बाद वो अपने चारों बेटों को बाहर बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं और मनोज जो होता है अपने बेटों से कहने लगता है, "बेटा तुम जो बातें कर रहे थे, मैंने तुम्हारी बातों को सुना है। तुम ठीक कह रहे हो, वो ज़मीन और जो घर बचा वो भी तुम लोगों के नाम कर दी जाए। मेरे भी गिरने के टाइम हो गए हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। अच्छा होगा अपने जीते जी वो ज़मीन और घर है वो भी तुम लोगों के नाम करा दिया जाए।" उसके बाद उसके चारों बेटे जो होते हैं एकदम से खुश हो जाते हैं, अपने बाबूजी की बात को मान लेते हैं। दोस्तों, अगला दिन आता है, मनोज जो होता है अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देता है। अब दोस्तों, मनोज के नाम कुछ नहीं बचता है। मनोज के नाम जैसी ज़मीन जाती है तो उसके बच्चे जो होते हैं मनोज की वैल्यू
कम हो जाती है उस घर में। अब मनोज से कोई नहीं डरता था, ना ही मनोज की कोई बात माना करता था। और दोस्तों इधर जो मनोज की बहुएँ होती हैं वो भी मनोज से नहीं डरती थी, ना ही कोई इनकी इज़्ज़त किया करती है। अब मनोज को उस घर में ऐसा हालत हो चुका था, मनोज को बासा खाना दिया जाता, जूठों बर्तनों में खाना दिया जाता था। मनोज जब इस बात को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन वो अपनी बात अपने बेटों से कह भी नहीं सकता है। अब मनोज जो होता है उस घर में ऐसा जीवन व्यतीत करने लगता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन क्या होता है, मनोज अपने चारपाई पर बैठा था, तो मनोज के पास से उसका एक बेटा निकल रहा था। मनोज अपने बेटे से कहता, बेटा मुझे काफ़ी दिन हो गए नहाए हुए, तो मुझे नहला दो, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, शरीर से बदबू आती है। तो उसका बेटा जो होता है एकदम से मना कर देता, कहता नहीं मुझे तुम्हारा कोई काम करना नहीं है, मुझे तुम्हारे ही काम करने हैं, मुझे और भी काम करने हैं। उसके बाद मुकेश जो होता है उसकी आँख में आँसू आ जाते हैं। दोस्तों उसका बेटा जो होता है अपने बाप के आँख में आँसू देखने के बावजूद भी वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों अगला दिन आता है तो मुकेश जो होता है, मनोज जो होता है वो अपने दूसरे बेटे से कहता है, बेटा मेरे पैरों में तेल लगा दो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो उसका दूसरा बेटा भी मना कर देता है। अब दोस्तों मनोज जो होता है जब इस सभी बातों को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी जल्दी से जल्दी उम्र पूरी कर दो और मुझे अपने पास बुला लो। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीत रहा था। समय के साथ-साथ एक दिन उसके चारों बेटे, उनकी बहुएँ आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं बुड्ढा कब मरेगा, हमारा जीना दुश्वार कर दिया, ना कुछ करता है, ना धरता है, ऐसे ही बुड्ढा पड़ा रहता है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, सभी लोग मनोज से घृणा करने लगते हैं, सभी लोग दूरियां बनाने लगते हैं। दोस्तों एक दिन क्या होता है, मनोज के गांव में एक कबाड़ा खरीदने वाला व्यक्ति कबाड़ा खरीद रहा था। कबाड़ा खरीदते खरीदते वो मनोज के घर के सामने आता है, तो मनोज के घर से उसका एक पोता निकलता है और कबाड़े वाले से कहने लगता है, क्या तुम मेरे दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो? तो कबाड़े वाले कहने लगता है, हाँ बेटा, अगर आप अपने दादाजी को बेचना चाहते हो तो मैं आपके दादाजी को खरीद लूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों उसके बाद जैसे ही उस बच्चे के पिताजी इस बात को सुनते हैं तो एकदम से बाहर आते हैं और कबाड़े वाले से कहने लगते हैं, क्या तुम सच में मेरे पिताजी को अपने साथ ले जा सकते हो? तो कबाड़े वाले कहने लगता है, हाँ भाई साहब, अगर आप अपने पिताजी को बेचना चाहते हो तो मैं आपके पिताजी को खरीद लूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं, ठीक है, मैं अपने और भाइयों से बात करके बताता हूँ। उसके बाद वो चारों बेटे होते हैं, आपस में बातें करते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, बुड्ढे को बेच लो, हराम का खाता है, पता नहीं कब मरेगा, क्या होगा। उसके बाद दोस्तों चारों बातें करने के बाद उस कबाड़े वाले से कहने लगते हैं, बताओ तुम मेरे पिताजी को कितने रुपए में खरीदना चाहते हो? तो कबाड़े वाले कहने लगता है, देखिए भाई साहब, आपके पिताजी हैं, आप ही बता दीजिए उनके मोल। तो उसके बाद उसमें से एक लड़का कहता है, अगर आप मेरे पिताजी को खरीदना चाहते हो तो क्या 30,000 तुमको देना होगा। कबाड़े वाला जो होता है एकदम से जेब में 30,000 रुपए निकालता है, उन बच्चों को दे देता है। अब मनोज को बड़ी आदर सम्मान से अपने रिक्शे पर बैठा लेता है। उनके जो भी कपड़े होते हैं एक पोटली में बांधा, वो भी रख लेता है। अब दोस्तों अपने घर ले जाता है। कबाड़े वाला जिसका नाम रवि होता है, रवि जैसे ही मनोज को घर ले जाता है तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। तो कहता है, देखो कौन आया है, हम किसे लेकर आए हैं, बाबूजी को लेकर आ गए हैं। तो उसकी मनोज की जो पत्नी होती है बाहर आती है, आरती लेकर आती है, मनोज को रिक्शे से उतारती है, उनके पैर छूती है, आरती करती है और मनोज को अंदर ले जाती है। दोस्तों उसके बाद मनोज को अच्छे से नहलाती है, उनके कपड़ों साफ करती है, अच्छा सा बिस्तर लगाती है, मनोज को वहाँ पर लेटा देती है। मनोज आराम करते हैं, धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को मनोज के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है, मनोज को अच्छा अच्छा लगता है। अब दोस्तों मनोज जो होता है सब इस सब बातों को देखकर हैरान होता है, आश्चर्यचकित रहता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो सोचता है कि मेरे सगे बेटे ने कभी मेरी इतनी सेवा नहीं की है और उसको तो मैं जानता नहीं हूँ, ये कबाड़ा खरीदने वाला ये मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहा है, मेरे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए। अब दोस्तों ये सब सोचने के बाद वो आश्चर्यचकित होता है। एक दिन क्या होता है, समय धीरे-धीरे समय बीत रहा था। तो एक दिन मनोज जो होता है रवि को अपने पास बैठाता है। वो कहता है, बेटा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो रवि कहता है, हाँ बाबूजी बताइए क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है, बेटा बुरा मत मानना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहता है, ठीक है पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगा। आज से आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपका बेटा हूँ। तो उसके बाद मनोज जो होता है वो कहता है, बेटा मेरे पास कुछ है भी नहीं तुम्हें देने के लिए, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? तो उसके बाद दोस्तों रवि जो होता है उसके आँख में आँसू आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही उसके आँख में आँसू आते हैं तो मनोज जो होता है एकदम से उसे गले लगा लेता, कहता बेटा अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ कर देना। तो रवि कहता है, बाबूजी आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है, बाबूजी आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। उसके बाद वो अपनी कहानी बताता है कि बाबूजी मेरे एक पिताजी हुआ करते थे, मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान हूँ, मैं अपने पिताजी की कोई बात नहीं माना करता, ना ही मैंने अपने पिताजी की सेवा की। मैं काफ़ी ज़्यादा दारू पीता था। मेरे पिताजी मुझे कई बार मना कर चुके थे, दारू मत पियो, घर-बार को देखो। मैंने अपने बाबूजी की कोई बात नहीं मानी। एक दिन मेरे बाबूजी की अटैक आ जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मुझे पता चलता है तो मैं घर आता हूँ।
उसी दिन से मैं कसम खा लेता हूँ कि मेरे बाबूजी की जैसे मृत्यु हुई है हमारी वजह से, तो मैं उसी दिन से ये कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा। लेकिन मैंने दारू तो छोड़ दी थी, लेकिन मुझे अंदर से ये कमी अखर रही थी कि मैंने अपने बाबूजी की सेवा नहीं कर पाई। मेरी वजह से मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इसीलिए मैंने आपको खरीदा है, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद वो कहता है, जब आपके गाँव में मैं गया था तो आपके बेटे आपको बेचने के लिए बात कर रहे थे। तो मैंने एकदम से हाँ कर दिया, क्योंकि आपके बेटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और मुझे एक बाबू का प्यार मिल जाएगा। दोस्तों मनोज जो होता है एकदम से रवि को गले लगा लेता है, भावुक हो जाता है, रोने लगता है। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है। एक दिन क्या होता है, मनोज के जो चारों बेटे गाँव में रह रहे थे, वहाँ पर कोई एक अनजान व्यक्ति जाता है। मनोज के चारों बेटों से बात करता, कहता है, भाई साहब, मनोज के नाम अभी 2 एकड़ ज़मीन है, कोई व्यक्ति उसमें फैक्ट्री लगाना चाहता है। अगर आप उस ज़मीन को बेचेंगे तो उसे काफ़ी ज़्यादा आपको 10 गुने रुपए मिलेंगे। उसके बेटे एकदम से आश्चर्यचकित होते हैं, सोचने लगते हैं कि कौन-सी ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं। बाबूजी ने सारी की सारी तो ज़मीन हम लोगों के नाम कर दी है। उसके बाद वो कहते हैं, ठीक है, हम अपने बाबूजी से पूछेंगे, मुझे उस ज़मीन के बारे में पता नहीं है। तो वो इंसान कहने लगता है, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछ कर बताइएगा, अभी तो हम जा रहे हैं। उसके बाद उसके चारों जो बेटे होते हैं आपस में बातें करने लगते हैं कि कौन-सी ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं। सारी की सारी तो ज़मीन हम लोगों के नाम कर दी। उसके बाद उसके चारों बेटे निर्णय लेते हैं कि अपने बाबूजी को ढूँढेंगे, उनसे बात करेंगे। उसके बाद वो अपने बाबूजी को ढूँढने के लिए निकल लेते हैं। कोई व्यक्ति रवि का पता बता देता है और कबाड़ी वाला का वहाँ पहुँचते हैं, तो रवि दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है कि बाबूजी के चारों बेटे हैं, तो रवि बड़ी आदर-सम्मान से उन बेटों को अंदर ले जाता है, बाबूजी के सामने बिठा देता है। अब दोस्तों मनोज जब अपने बेटों को देखता है तो एकदम से मुँह फेर लेता है। उसके बाद कुछ समय बाद वो कहते हैं, बताओ किस लिए आना हुआ? अब बताओ मेरे पास क्या बचा है तुम्हें देने के लिए? तो उसके बाद उनमें से एक बेटा कहता है, बाबूजी, कोई व्यक्ति आया था, उसमें फैक्ट्री लगाना चाहता था, 2 एकड़ ज़मीन के बारे में बात कर रहा था, आपके नाम है। मनोज जब इस बात को सुनता है तो वो भी आश्चर्यचकित होता है कि कौन-सी ज़मीन के बारे में बात करने का। कुछ समय बाद उसे याद आता है कि हाँ, वो ज़मीन जो है मनोज की जब शादी हुई थी, तो मनोज के पिताजी ने उस ज़मीन को उनके नाम की थी, लेकिन मनोज ने उस ज़मीन को नहीं लिया था। लेकिन उनके ससुर जो होते हैं मनोज के नाम ज़बरदस्ती वो ज़मीन कर देते हैं, लेकिन मनोज जो होता है काफ़ी हद तक वो ज़मीन भूल चुका था। उसके बाद वो अपने बेटे से कहते हैं, हाँ बेटा, वो ज़मीन तो है, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे ससुर ने मेरे नाम की थी, बताओ तुम्हें उस ज़मीन से क्या लेना-देना? तो उसमें से एक बेटा कहता है, बाबूजी, कोई व्यक्ति आया था, उसमें फैक्ट्री लगाना चाहता है, अगर आप उस ज़मीन को मेरे नाम कर देते हैं तो हम उस ज़मीन को बेच देंगे, उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब मनोज जब उस बात को सुनता है तो एकदम से अपने बच्चों को धुतकारने लगता है, उनसे चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, बेटा, मैंने तुमको क्या नहीं दिया, पूरी जीवन की कमाई दी, जो भी जीवन में कमाया तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी कैसी हालत कर दी, यहाँ तक कि मुझे बेच भी दिया। उसके बाद मनोज कहते हैं, तुम लोगों को ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब तुम्हारे बेटे तुम लोगों के ये साथ करेंगे, तब तुम लोगों को समझ में आएगी। उसके बाद उसके बेटे जो होते हैं मुँह नीचे कर लेते हैं शर्म के मारे। उसके बाद मनोज जो होता है रवि से कहता है, बेटा, इन चारों को बाहर निकाल दो। उसके बाद रवि जो होता है उन चारों को बाहर निकाल देता है। अब मुकेश जो होता है, मनोज जो होते हैं, वो रवि से कहते हैं, बेटा चलो हमें तहसील चलना है, वो ज़मीन जो है तुमको नाम करनी है। अब दोस्तों उसके बाद रवि कहता है, नहीं बाबूजी, इसके असली हकदार तो आपके ही बेटे हैं, तो ये ज़मीन जो है अपने बेटों के नाम कर दे। जो होता है वो एकदम जिद पकड़ लेता है, कहता है, नहीं बेटा, ये ज़मीन जो है मुझे तुम्हारी नाम करनी है। अब मुझे उन्हें एक कौड़ी भी नहीं देनी है। उसके बाद अगला दिन आता है तो मनोज जो होता है अपने रवि को लेकर तहसील जाता है। जो ज़मीन जो 2 एकड़ होती है वो रवि के नाम आ जाती है। अब जैसे ही दोस्तों रवि के नाम आती है तो जो व्यक्ति फैक्ट्री लगाना चाहता है उसे पता चलता है। तो वो रवि के घर आता है, रवि से बात करता है कि अगर आप उस ज़मीन को बेचना चाहते हो तो आपको करीबन 10 गुने रुपए मिलेंगे। अच्छा खासा पैसा है तो उसे बेच लीजिए। तो रवि कहता है, हम बेच तो लेंगे, लेकिन मैं अपने बाबूजी से बात करके ही बेचूँगा। उसके बाद रवि जो होता है अपने बाबूजी से बात करता है, कहता है, बाबूजी, कोई व्यक्ति उसमें फैक्ट्री लगाना चाहता है, क्या मैं उस ज़मीन को बेच दूँ? तो मनोज कहता है, हाँ बेटा, बेच दो, तुम्हारी इच्छा है, अब मुझे उस ज़मीन का कोई लेना-देना नहीं। उसके बाद रवि जो होता है उस ज़मीन को बेच देता है, रवि के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। अब दोस्तों पैसे आने के बाद रवि अपना अच्छा-सा घर बनाता है, गाँव में बहुत सारी ज़मीन खरीद लेता है और एक शानदार ज़िंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।